अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद उसामा जावेद और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बेटा ये जो MCQs मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्यूरीज भेजी थी उससे रिलेटेड, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने अपने पूरे पेपर से सॉल्व किए हैं। मेरा जो गैस पेपर है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वो डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल मैंने उस पेपर में दिए वही यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हैं। तो चलिए जी, आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए वो मेरे पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि कैफीन इज़ मोस्टली वाइडली यूज लीगल साइकोएक्टिव ड्रग. The element composition of caffeine is carbon is equals to 49.48%, hydrogen is equals to 5.19%, and nitrogen is 28.85%, and the rest is oxygen. If the mass of 1 mole of caffeine is 194 grams, determine the molecular formula. आपको इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है। देखेंगे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने सॉल्व किया है। बेटा देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले तो डेटा में आपने लिख लेना है कि किस किस की परसेंटेजेस आपको गिवन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन है कार्बन की परसेंटेज 49.48%, देन फिर आपको नाइट्रोजन की 28.35 आई थिंक सो 28.85 परसेंटेज दी हुई है, एंड देन आपको 5.19 परसेंटेज दी हुई है। बेटा ये परसेंटेजेस जो आपको दी हुई है, आपने इन परसेंटेजेस से जो है इस्तेमाल करते हुए जो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने बोला है, ये कहा है कि इसमें 4 एलिमेंट मौजूद है, 3 की परसेंटेज आपको बताई है, 1 की मिसिंग है। तरीक़ेकार क्या होता है बेटा, सिंपल होता है, कोई भी कंपाउंड की कंपोजिशन 100% हुई भी होती है, तो ये जो 3 परसेंटेजेस आपको गिवन है, अगर आप इनको सम करके 100 से माइनस कर दें तो रिमेनिंग परसेंटेज विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा स्टेप 1 में मैंने वही किया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रखकर मैंने 100% में से माइनस कर दिए तमाम टोटल करके, तो जो मेरे पास वैल्यू आई है परसेंटेज की वो क्या होगी, ऑक्सीजन की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, आगे अगर आप चलते हैं स्टेप नंबर 2 देखेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या करा है, मैंने स्टेप नंबर 2 में मोल रेशियो निकाला। बेटा जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने जाते हैं परसेंटेज की तरफ से, तो परसेंटेज को पहले कन्वर्ट करते हैं मोल रेशियो में, देन मोल रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में, देन सिंपलेस्ट रेशियो को एम्पेरिकल फार्मूला में, देन फर्दर कैलकुलेशन करके आप एम्पेरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। वही स्टेप बाय स्टेप में कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, मोल रेशियो की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो परसेंटेज होती है आपके एलिमेंट की, उस परसेंटेज को आप उस कंपाउंड यानी उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करा देते हैं। बेटा देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन 49.48% थी, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, मैंने उससे डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन की देखें तो 5.19% थी, और एटॉमिक जो उसका मास होता है वो 1 होता है, देन 1 से डिवाइड किया तो वो भी आपके सामने लिखा है। एंड जो नाइट्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 14, तो मैंने उसकी परसेंटेज को भी उससे डिवाइड करके लिख दिया और ऑक्सीजन की भी लिख दिया है। जब आप ये स्टेप 2 कंप्लीट करेंगे तो आपने इसमें देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखिए मैंने वहाँ पर मार्क किया हुआ लीस्ट मोल रेशियो वैल्यू, दिस विल बी 1.03, यानी ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो है वो सबसे छोटा है। तो अब आपका स्टेप 3 इसी से एसोसिएटेड रहेगा। ठीक है बेटा, अब आप देखें स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है हमारा स्टेप नंबर 3। बेटा सिंपलेस्ट रेशियो में हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में जो अभी हमने पीछे सबसे छोटी वैल्यू सिलेक्ट की थी ना बेटा, वो सबसे छोटी वैल्यू जो हमने निकाली थी, वो सबसे छोटी वैल्यू हमने डिवाइड करानी है अपने तमाम मोल रेशियो की वैल्यूज से। ठीक है बेटा, तो देखें अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो कार्बन था उसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी मोल रेशियो की, वो 4.123 निकाली थी। मैंने उसको क्या करा है, मैंने उसको सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड करा है, देन मेरा आंसर आया है 4। फिर मैंने वही वैल्यू 1.03 जो सिंपलेस्ट वैल्यू थी उसको मैंने हाइड्रोजन से डिवाइड कराया, देन वो सिंपलेस्ट रेशियो हाइड्रोजन का आया 5.038 आ रहा था, बट लेकिन इसको डेसिमल में नहीं रखा जाता, तो मैं इसको बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 5 ले लूँगा। अगर बेटा यहाँ पर आपको वैल्यू कोई 2.5 नजर आ रही हो ना, तो आप उसको अप्रोक्सीमेट ऐसे नहीं कर सकते, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तमाम अपने सिंपलेस्ट रेशियो को। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वरना नॉर्मली अगर ऐसा आए तो इसमें तो आपको 5.5 या 2.5 आधा कोई वैल्यू नहीं मिल रही।
ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा माइनर है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 5 ले लिया। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे तो फिर मैंने नाइट्रोजन के साथ भी यही किया, देन फिर ऑक्सीजन को फिर मैंने उसी के ही रेशो से डिवाइड किया, देन आंसर ऑब्वियसली बनाएगा। तो जो ये सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आ गए ना, ये तादाद शो कर रहे हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला में हर एलिमेंट कितनी अमाउंट में होगा। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 जो आपका हो रहा है उसके अंदर आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। उसमें वही हो रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये 4 एलिमेंट मौजूद थे, ये आपने लिखे। कार्बन कितने आए आपके पास सिंपलेस्ट रेशो में, उसके नीचे आपने वो लिख दिया, हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया, नाइट्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। ऑक्सीजन तो 1 ही था तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, तभी आपका फार्मूला बना C4H5N2O। बेटा ये एम्पेरिकल फार्मूला निकला है, लेकिन सवाल ने हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा था, तो हम एम्पेरिकल फार्मूला से अब आगे फर्दर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। अच्छा बेटा, सवाल अगर आप देखें ना तो सवाल में इनिशियली आपको बताया गया है कि जो आपका कंपाउंड है ना पूरा, उस कंपाउंड का 1 मोल कितने मास का, यानी उसका 1 मोल का मास आपको बताया हुआ है कि कितना मास दिया हुआ है 1 मोल का। बेटा 1 मोल के मास की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है तो हमें 2 चीज़ें दरकार होती हैं, एक हमें एम्पेरिकल फार्मूला मास और एक हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला तो हम मालूम कर चुके हैं तो उससे उसका मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें उसका तो फार्मूला ही नहीं है, तो उसका मास निकालने के लिए हम अपने पास तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो डेटा में गिवन वैल्यूज है उसका। बेटा नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने, मैंने सवाल में बताया आपको 1 थे। 1 मोल था किसका, आपके कंपाउंड 1 मोल कंपाउंड का 194 ग्राम के बराबर था, तो मास आपका सब्सटेंस का 194 आया, नंबर ऑफ मोल 1 आए, और मॉलिक्यूलर मास आपका कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रीअरेंजमेंट करी तो 194 ग्राम पर मोल हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया। मॉलिक्यूलर मास भी पता लग गया। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास मैंने कैलकुलेट किया हुआ, वो आपको पता है कि कार्बन की वैल्यू 12 होती है, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन की 16। देन फिर हमने सिंपल मेथड लगाया एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए। जब एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास कैलकुलेट आकर आ गया, देन फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 की तरफ जाएंगे। बेटा स्टेप नंबर 6 के अंदर बेटा अब आप ये देखिए कि स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 6 के लिए हम ये करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है एम्पेरिकल फार्मूला, और बाहर मैंने n लिखा हुआ है। तो n बेटा क्या चीज़ है, n कैसे निकाला जाता है, मैंने नीचे ही फार्मूला मेंशन किया है कि n इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो बेटा हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी ले लिया था, एम्पेरिकल फार्मूला मास भी ले लिया था पीछे। 194 हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास था, 97 हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास आया था। हमने उन दोनों को डिवाइड करवाया, देन हमें आंसर क्या मिल गया 2। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आया n का 2। अब आप क्या करेंगे, जो एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था उसको पुट करें और बाहर 2 लगा दें, और देन 2 जो होगा वो अंदर जब हर एलिमेंट पे जाएगा तो वो उसकी नीचे लिखी हुई सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइकवाइज C4 है तो C4 2 8, 5 है H तो उसका 2 5 10। तो मैंने देखें आगे ही लिखा है C8 H10 N4 NO2। यानी ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा कैफीन। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मैंने इसी का पार्ट क्वेश्चन है दूसरा वो सॉल्व किया है। यहाँ तक आई थिंक सो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं क्लियर हो तो आप लोग लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाजमी सी बात है, वो तो बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन है मेरा इसके साथ ही जो मैंने और करके दिया है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 12.8% कार्बन, 2.1% हाइड्रोजन एंड 85.1% ब्रोमीन। ठीक है बेटा, 0.188 ग्राम ऑफ इट इन अ विक्टर मेयर एक्सपेरिमेंट displaces 24.2 ml of air measured at 14 डिग्री सेल्सियस at 740 टॉर प्रेशर। बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपाउंड लिया गया है जिसे विक्टर मेयर अपैरेटस में रखा गया है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको बताई हुई है। बाकी आपको फर्दर उन्होंने बोला कि अगर हम 0.188 ग्राम सैंपल को लेते हैं विक्टर मेयर एक्सपेरिमेंट में, और उसमें जो हमारा वॉल्यूम होगा वो 24.2 होगा, और जो हम उसके अंदर टेम्परेचर जो गिवन होगा वो 14 डिग्री सेल्सियस होगा, और जिस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो 740 टॉर होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड।
बेटा ये जो इतना सारा डेटा दे रही है ना, उससे परेशान नहीं होना। सबसे पहला काम आपको वही करना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, बिल्कुल उसी तरह। देखिए नीचे मैंने डेटा बनाया, सबसे पहले तो डेटा में सारी चीजें लिख दी है जो मुझे गिवन थी। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन और ब्रोमीन की जो परसेंटेज दी हुई है, अगर आप इसको सम करके देखें ना बेटा, तो इनको सम करके पता लग रहा है कि 100% बन रहा है। लेट्स सपोज अगर इसको सम करके 100% नहीं बनता तो मे बी इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता, तो फिर हम माइनस करते 100 से और जो वैल्यू बचती वो ऑक्सीजन की होती। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सम भी आपका 100% आ रहा है, तो इसका मतलब कोई अदर एलिमेंट नहीं है, बस यही 3 एलिमेंट मौजूद है। तो पहला काम आपका वही है जो हमने पीछे किया है, वही वाला काम हमने करना है। और किस तरह से करना है, हमने उसी तरीके से करना है। और हमने पहला स्टेप क्या करना होगा, मोल रेशियो निकालना होगा। डेटा आपको नाम सामने नजर आ रहा है। पहला स्टेप हम मोल रेशियो करेंगे, फिर देन सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे, देन फिर हम उसका सिंपलेस्ट रेशियो के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। फिर फर्दर आगे का जो स्टेप है वो थोड़ा तब्दील हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको वही सेम मेथड नजर आ रहा है। वो जो परसेंटेज मेरे पास गिवन थी, मैंने क्या करा, उसको कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कराया, मोल रेशियो आ गया। फिर मैंने हाइड्रोजन के साथ भी यही किया, फिर मैंने ब्रोमीन के साथ भी यही किया। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 79.90 था, मैंने उससे डिवाइड कराई उसकी परसेंटेज, देन जो आंसर आया वो मैंने लिख दिया। अब मैंने जब तीनों के मोल रेशियो चेक किए तो लीस्ट वैल्यू मुझे मिल गई, जो मैंने सर्किल की हुई है 1.065, विच विल बी द मोल रेशियो ऑफ ब्रोमीन। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो सिंपलेस्ट रेशियो जब मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसी से तीनों को डिवाइड करूंगा, देन मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, बिल्कुल पीछे वाले मेथड्स के जरिए। अब उसी सिंपलेस्ट रेशियो को देखते हैं, मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूंगा, वो भी आपको नीचे नजर आ रहा होगा, जो कि मुझे क्या मिला है, CH2Br। ठीक है, बिल्कुल ये सिमिलर मेथड है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। देखिए बेटा, अब पिछली वाली जैसे मैंने आपको मेथड बताया वो तो बिल्कुल सिमिलर था। अब जो थोड़ी सी तब्दीली है बेटा वो स्टेप 4 से। अब देखें यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन नहीं है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें मोल्स की तादाद वगैरह मेंशन थी, बट यहाँ पर हमें काफी सारा लंबा डेटा दिया हुआ है हमारे लिए, ताकि हम जनरल गैस इक्वेशन लगाकर मालूम कर सकें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो देखिए मैंने बेटा यहाँ पर अप्लाई करी है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। मैंने वहाँ पर n जो है नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करा है, सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। नंबर ऑफ मोल्स को जब आप ओपन करते हैं तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे ही आप उसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे इक्वेशन में तो आपको मिलेगा PV = m/M RT। जब आप इसके ऊपर रीअरेंजमेंट करेंगे कैपिटल M से, क्योंकि कैपिटल M आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो रीअरेंजमेंट होगी तो m = m/PV/RT बन जाएगा। हम इसमें वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं, यानी सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी हमने जो हमें गिवन थी। अच्छा ये चीज़ शर्त रहे आपके जहन में रहे कि जब हम PV = nRT लगा रहे होते हैं तो हमारा जो मास होता है वो ग्राम में होता है अगर हम मास यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो वो केल्विन में होना ज़रूरी है। R की वैल्यू 0.082 होती है, और जो हमारा प्रेशर है वो ATM में होना ज़रूरी है, और जो हमारा वॉल्यूम है वो DM³ या लीटर में होना ज़रूरी है। तो मैंने पीछे जो डेटा बनाया था उसके अंदर वो सारी चीज़ें कर दी थी। अगर आप लोगों की नज़र उस पर नहीं गई थी तो आप वीडियो को जो है वो थोड़ा सा बैक साइड पर चेंज करें, यानी पीछे की तरफ ले जाएं और उसको दोबारा से देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कन्वर्जन किस तरह करती है। ठीक है बेटा, तो वो जो कन्वर्जन मैंने की थी और वो उन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल गया। अब जब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल गया तो देन आपका आसान काम है। अब आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला बाहर n लगा हुआ है, आपने क्या करना है n निकालना है। n कैसे निकलेगा मैंने बताया था, वो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास रख दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की कैलकुलेशन आपको करनी आ गई होगी, जैसे मैंने पीछे बताई थी, तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से कर सकते हैं। मैंने Br का भी आपको बता दिया था, 79.90 एटॉमिक मास होता है, और हाइड्रोजन का भी बता दिया था, और कार्बन का भी, और मैंने यहाँ साइड पे भी छोटा सा किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें, खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है 2.045। मैंने आपको बताया था n का आंसर भी पर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो मैंने इसको भी अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट कर लिया 2 के अंदर। जब ये आया तो मैंने इसको रखा एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले ब्रैकेट के बाहर, देन मैंने जैसे इसको मल्टीप्लाई करा तो C2 हो गया, H4 हो गया और Br2 हो गया। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट करा अपने पेपर का वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें Ag+ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। Ag+ की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर 47 है।
बेटा फॉर इसको सबसे आसान तरीका लिखने का, मैंने राइट हैंड पे ना एक सीक्वेंस लिखी है, उसको आपने पहले लिखना होगा। पहले आप 1s लिखेंगे, देन आप अगली लाइन में 2s 2p लिखेंगे, फिर 3s 3p 3d लिखेंगे, फिर 4s 4p 4d 4f लिखेंगे, देन आप 5s 5p 5d लिखेंगे, देन 6s 6p लिखेंगे, देन लास्ट में 7s लिखेंगे। करना कुछ भी नहीं है, आपने पहले एक s ऑर्बिटल वाला लिखना है, फिर दूसरे में s और p लिखना है, फिर spd लिखना है, फिर आपने spdf लिखना है, फिर एक एक कम करना है, spd लिखना है, फिर sp लिखना है, फिर s लिखना है। उस तरह करके चलेगा। फिर आप उसके अंदर ये जिस तरह मैंने एरो बनाया ऐसे एरो बनाएंगे, इससे आपको पता चल जाएगी सीक्वेंस। अब आपने एरो की टेल से हेड तक आना है, फिर हेड से दूसरे की टेल तक जाना है, फिर हेड तक आना है, इस तरह अरेंज करेंगे आप, यानी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, ये इसकी रीअरेंजमेंट है। अब इस रीअरेंजमेंट के मुताबिक मुझे 47 को फिल करना था, तो मुझे बताना आपको ज़रूरी है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक आपने उसको फिलिंग करनी है। S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए 1s2 हो गया, अब आ गया 2s2 हो गया, फिर 2p6 हो गया। मैं तब तक फिल करता हुआ जाऊँगा सीक्वेंस में जब तक 47 ना हो जाए। लेकिन बेटा यहाँ Ag+ लगा है, तो ये जहन में रखिएगा कि अपने आखिरी शेल से जो Ag पॉजिटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये ख्याल रखिएगा। बेटा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास, अच्छा यहाँ पे 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d। अच्छा बेटा यहाँ थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, आप ये सही कर लीजिएगा, 5s1 होगा, सॉरी 5s1 होगा एंड देन 4d9 होगा। क्यों, वजह मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जब आप नॉर्मल 47 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो ये 5s2 4d9 होना चाहिए था, लेकिन जब आप Ag+ की लिखते हैं ना, तो Ag+ का मतलब ये होता है कि जो आपका 5s2 और 4d8 यानी s और d अगर साथ साथ आ रहा है ना, तो पहले आप s में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जब आप s में से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव करेंगे तो 5s1 हो जाएगा और 4d9 हो जाएगा, तो इसलिए ज़रा सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हुई हुई है। अगले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वही काम करा है मैंने, वो सिर्फ न्यूट्रल एटम था कॉपर का, तो सिंपल तरीका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे Cu पर और एक Cr पर, क्रोमियम और कॉपर पर एक्सेप्शनल केस होता है। याद रखिएगा कि जब d ऑर्बिटल, जब आप इसको सिंपल तरीके से फिल करेंगे ना बेटा, तो आपको नजर आएगा कि 3s2 3p6 के बाद 4s2 होना चाहिए था और 3d9 होना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा जब d9 हो रहा हो और जब d4 हो रहा हो, तो हम इसे 9 या 4 पर नहीं छोड़ते, बल्कि d ऑर्बिटल अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए या तो d9 से d10 पे चला जाता है, और अगर d4 हो तो वो d5 पे चले जाता है, क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड में स्टेबल होता है। बेटा आपने क्या करना होगा, आपको ये करना होगा s में से एक इलेक्ट्रॉन कम करके आपने 4 को 5 बनाना होगा, या अगर d9 है तो s में से एक कम करके 9 को 10 बनाना होगा। तो देखिए यहाँ मैंने वही करा है, s में 2 आने चाहिए थे लेकिन मैंने s को 1 कर दिया, और 3d में 9 होना चाहिए था, उसको मैंने 10 कर दिया। इस तरह से मेरा टोटल भी पूरा हो गया और उसकी स्टेबलाइज कंडीशन भी हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाला Cr3+ के लिए किया गया वही चीज़ है, बस मैंने क्या करा, वही पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पहले आप s में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे, देन फिर आप उसको d में से लॉस कराएंगे। ठीक है, ये इसका तरीका होगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है इसी पेज पर, वो आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आर दोज रिएक्टेंट्स व्हिच आर फुली कंज्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए उन्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बच जाए रिमेन बैक उन्हें एक्सीज रिएक्टेंट कहते हैं। ऑलवेज जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसमें अगर आपको प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अभी हम आपको नीचे अगला जो उसका न्यूमेरिकल है वही सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हम 2 एलिमेंट्स के 2 रिएक्टेंट्स में से किसी एक को लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसिडर करेंगे और उसी की मदद से हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन को लिमिट करता है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट पर ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का जो मास है या अमाउंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखें क्वेश्चन, वो आपको नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन है इसका, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़कर बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन बेटा इसका ये है कि आपने when 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स इज हीटेड, अमोनिया इज लिबरेटेड आउट। अगर आप देखें रिएक्टेंट्स को, इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, इनमें रिएक्टेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और 2NH4Cl है। इन दोनों को जब आप रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके रिएक्शन से अगर 100 ग्राम का सैंपल रिएक्ट कर रहा है तो
और हीट करने पर ये क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है जो कि बाहर निकल रही है। आपने कैलकुलेट करना है अमोनिया गैस की अमाउंट जो बाहर आ रही है। तो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी और NH4Cl 100 ग्राम वो भी है। तो हम दोनों में से कौन से एक मास की मदद से कैलकुलेट करेंगे अमोनिया का मास, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसकी मदद से। तो पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। अगले पहला स्टेप हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो बेटा स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमारे दोनों रिएजेंट्स के या रिएक्टेंट्स के। दोनों रिएक्टेंट्स के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मैंने निकाले हुए देख लें। नंबर ऑफ मोल्स का वही फॉर्मूला है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मुझे जो CaOH2 का मास दिया हुआ था मैंने उसको डिवाइड कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने 40 हमारा एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2। हमने उसी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, कैल्शियम की वैल्यू को उसमें प्लस किया, तो हमें आंसर मिल रहा है 74 ग्राम पर मोल। तो हमने 74 से डिवाइड करा दिया उसको और आंसर हमें मिलते हैं 1.351 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.351 है और NH4Cl के कितने हैं 1.869। ये भी उसी तरह आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय NH4Cl का भी मैंने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मैंने ऊपर निकाल दिया, उससे आप डिवाइड कराएंगे तो आपको 1.869 मोल मिल जाएंगे। इन दोनों को देखते हुए तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कम मोल्स दिखा रहा है, जो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है, लेकिन ये तय नहीं करेगा। तय ये करेगा जो हम स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2 के बाद हमें पता लगेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है बेटा, मोलर रेशो निकालना होता है। मोलर रेशो से मुराद कि हमें एक्चुअल मोल्स जो हमने निकाले हैं अभी स्टेप 1 में वो, और जो इक्वेशन में उसी रिएजेंट के मोल दिए हैं उन दोनों का रेशो निकालना होता है। देखिए एक्चुअल मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 बनते हैं और जो इक्वेशन में मोल थे वो बनते हैं। जब हम इक्वेशन में देख रहे हैं उसके शुरू में कुछ भी नहीं लगा ना, उसका मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वही आ जाएगा। लेकिन जब हम NH4Cl के केस में देखें तो एक्चुअल में हमारे पास 1.869 वैल्यू थी और इक्वेशन में NH4Cl के साथ बैलेंस करने के लिए 2 मोल्स लगे थे। तो वो जो 2 मोल्स थे हमने अब उससे डिवाइड करा देना इस वैल्यू को, तो हमें आंसर क्या मिला 0.934। अब आपको नजर आएगा देखिए कि NH4Cl का जो मोल रेशो है वो सबसे छोटा है, यानी वो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से छोटा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से छोटा होने की वजह से जो आपका अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है वो क्या करेगा, वो एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई मोलर रेशियो ऑफ द NH4Cl इज लेसर, सो NH4Cl विल बी एक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब अगर हम डिटर्मिनेशन करना चाहें NH3 की तो हम किसकी मदद से करेंगे, NH4Cl की मदद से ही करेंगे। ठीक है बेटा, जब अब हमें मिल गया है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट तो अब हम उसी की मदद से निकालने हैं मास अपने अमोनिया गैस का। तो अमोनिया गैस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि आपने क्या करना है, मोलर मास निकालना है NH4Cl का और उसके साथ 2 लगा था तो उसके मोलर मास को उससे मल्टीप्लाई कर देना। मैंने पीछे ही निकाला था, मैंने डायरेक्टली पुट किया, देन मुझे क्या मिल गया 107 ग्राम मिल गया। और अगर मैं मोलर मास अमोनिया का निकालूं तो वो 17 होता है और उसके साथ 2 लगा है तो मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 34 ग्राम आ जाएगा। एक्चुअल मास हमें NH4Cl का क्वेश्चन में 100 ग्राम दिया हुआ था तो हमने 100 रख दिया और एक्चुअल मास अमोनिया का हमें निकालना है इसलिए हमने उसको x लेट कर लिया और मैंने लिख दिया है कि x बी द मास ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है बेटा, अब क्या करना है आपने, जो आपके एक्चुअल मासेस आपने मोलर मास NH4Cl का लिखा था ना 107 ऊपर था 100 नीचे था, तो इन दोनों को आप एक दूसरे से डिवाइड करना है और 34 अपॉन x को डिवाइड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो x 107 के साथ 100 34 के पास रीअरेंज करेंगे 107x के साथ था तो आपने 107 को उधर डिवाइड में भेज दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 31.775 ग्राम्स। तो ये आपका मास होगा अमोनिया गैस का सबसे आसान तरीका। बेटा एक और भी तरीका है कि आप मोल्स वगैरह की मदद से कर सकते हैं, बट ये सबसे आसान तरीका था इसलिए मैंने उसको इसी तरीके से किया। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा पार्ट है वो वही देख लें आप। पोटेशियम जो और में मैंने दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट मतलब TMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको हीट करने पर वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। कहते हैं इफ 474 ग्राम ऑफ TMnO4 इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन, डिटरमिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको और मॉलिक्यूल निकालने हैं ऑक्सीजन गैस के और वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है जो लिबरेट कर रहा है, जो निकल रहा है 23 डिग्री सेल्सियस और 885 टॉर्स के ऊपर। ठीक है बेटा, ये आपको बताया गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेटा यहाँ पे ना आपको बोला गया इक्वेशन नहीं दी गई है, तो ये नॉर्मली इक्वेशन गिवन होती है, मैंने मेंशन की हुई, आप यहाँ देख लीजिए।
जब आप इसकी बात करते हैं ना बेटा, इसमें क्या होता है, KMnO4 डिकम्पोज होता है हीटिंग पर और K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने डेटा बनाया, सबसे पहले मास ऑफ KMnO4 लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने थे, वॉल्यूम भी निकालना था, और जो फर्दर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन गिवन थी वो मैंने लिखी। अब देखें यहाँ पर वही बात है, मैंने आपको समझाया था कि PV = 90 वाला डेटा दिया हुआ तो मुझे वो लगाना पड़ेगा, और उसमें मैं R की वैल्यू जो है वो 0.08 वाली पुट करता हूँ। तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे डेटा यूनिट्स को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर को ATM में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने टॉर से। टॉर में को जब ATM में कन्वर्ट करते हैं तो हम टॉर की वैल्यू को 760 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज 1 ATM कंसिस्ट 760 टॉर। तो ये ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। देन फिर हम केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसको आगे हम यूटिलाइज करेंगे। पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के निकाल लेते हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स O2 के निकालने थे, लेकिन O2 के निकालने के लिए हमें KMnO4 के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं वही आपको पता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। KMnO4 का फॉर्मूला मास भी मैंने बिल्कुल टॉप पर मैंने निकाल कर दिखाया हुआ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वो आपने डिवाइड में रखना है और 474 आपने ऊपर रखना है, डिवाइड करना है, तो आपको आंसर 3.001 मिल रहा था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 मोल्स ले लिए। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अब जरा ये समझिएगा, दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड। मैं एक इक्वेशन को देखते हुए ये देख रहा हूँ कि 2 मोल्स KMnO4 के प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल ऑक्सीजन का बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखें 2 KMnO4 के साथ लगा हुआ और O2 की तरफ देखें तो उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो उसका मतलब 1। तो 2 मोल्स अगर हम KMnO4 की यूटिलाइज करेंगे तो 1 मोल हमारा O2 को मिलेगा। तो अगर बेटा अगर हम KMnO4 की जो 2 मोल है उनको 1 बनाएं, तो 1 कैसे बनाएंगे, 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उधर वाली साइड पे भी कराएंगे। बेटा 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। तो 1 मोल ऑफ KMnO4 के 1/2 मोल ऑफ O2। वही वाली बात हो गई कि 2 से 1 मोल बन रहा है तो 1 से आधा मोल बनेगा। अब आप क्या करें, आपको जो KMnO4 के मोल मिले थे वो कितने मिले थे, 3 मिले थे। तो अब आप 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिल गया, 3 मोल ऑफ KMnO4 गिव 3/2 मोल ऑफ O2। जब 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल से आधा मोल बन रहा था तो 3 मोल से कितने मोल बन गए, 1.5 मोल्स। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल निकले, 1.5। पहला आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट आंसर क्या था आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, जब एटम्स निकालने हो या मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए थे ऑक्सीजन के, तो हमने उसको अवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमें आंसर मिल गया 9.03 एक्सपोनेंट 23। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए ऑक्सीजन के। दूसरा आंसर भी आ गया। अब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो बेटा वॉल्यूम के लिए वो डेटा गिवन था हमें, तो हमने PV = nRT लगाया, V से अरेंज करा तो P हमारा डिवाइड में चला गया, तो V = nRT/P आ गया। तमाम डेटा नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑक्सीजन के भी निकाल लिए थे, वो पुट करे N पर 1.5, और बाकी RT और जो हमारी अदर वैल्यूज थी RT और P की, वो हमने पीछे डेटा में कर ली थी, वो हमने पुट करी। तो हमारा आंसर जो है वो DM³ में निकल कर आ गया वॉल्यूम का आंसर। ठीक है बेटा, तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 500 ml weasel contain 2 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 8 ग्राम ऑफ CH4। बेटा क्वेश्चंस के लिए मैं दोबारा बता दूं आपको, मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में पेपर दे दिया है, तो आप वहां से जाकर पेपर डाउनलोड कर लें ताकि आप क्वेश्चन भी देख सकें। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ रहा है 500 ml weasel contain 2 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 8 ग्राम ऑफ CH4। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज एट 3 डिग्री सेल्सियस। आपको बेटा जो मासेस हैं हीलियम और CH4 के वो बता दिए गए, और आपको टोटल कंटेनर का वॉल्यूम बता दिया गया है। आपको बोला गया है कि टोटल प्रेशर मालूम करें। ठीक है बेटा, तो देखिए सॉल्यूशन को देख लें। तो मैंने डेटा बना लिया है पहले। 500 ml हमें टोटल वॉल्यूम मिल रहा है, टोटल वॉल्यूम को हमने ml से लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने टोटल प्रेशर निकालना था तो क्वेश्चन मार्क लिख दिया, R की वैल्यू को 0.082 ATM DM³ या लीटर पर मोल केल्विन लिख दिया। अच्छा, दूसरा हमने मास हमें गिवन था हीलियम का तो 2 ग्राम रखा है, मास हमें गिवन था CH4 का तो 8 ग्राम रखा है। तो हीलियम का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो 4 ग्राम होता है, और अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें मीथेन का तो वो 16 कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है, ये वो आपको आ गया होगा, पीछे में बहुत सारी जगह कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ दोबारा नहीं किया। अब हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकाले हीलियम के और मीथेन के।
तो यहाँ आपके सामने हुआ है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मैंने वो छोटा सा सब्सक्रिप्ट लिख दिया हीलियम और CH4 ताकि फर्क किया जा सके। जब इन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल आंसर 1/2 मिलेगा, दोनों का ही सेम आंसर मिलेगा 0.5, और जो 0.5 आंसर आएगा दोनों का, हम इससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। और टोटल कैसे निकालेंगे, दोनों मोल्स को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 1 मोल। ठीक है बेटा, अब जब टोटल मोल आ गए तो अब आप क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन PV=nRT होती है, इसमें जो प्रेशर होगा वो भी टोटल होगा, जो वॉल्यूम होगा वो भी टोटल होगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे वो भी टोटल होंगे, और R तो कांस्टेंट वैल्यू है, T आपको गिवन था ओवरऑल कंटेनर के लिए। तो अब आप यहाँ से आराम से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आप वैल्यू टोटल प्रेशर के लिए रीअरेंज करें, VT को डिवाइड में भेज दें और उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आंसर जो आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 45.264, और ये आंसर आएगा आपका ATM में, बिकॉज आपने R की वैल्यू 0.0 ATM लीटर पर मोल केल्विन में इस्तेमाल की। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने लिखा हुआ है an ideal gas absorbs 225 calories heat and expand from a volume 2 dm cube to 5 dm cube against constant external pressure of 2.483 exponent 8 Newton per meter square. Determine its internal energy change. बेटा दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पहले डेटा बना लीजिए, जो डेटा मैंने लिखा हुआ है डेटा को देख लीजिए। डेटा में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, मैंने आपकी हीट एनर्जी लिखी है जो सप्लाई की गई है सिस्टम को, जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैलोरीज में थी। अच्छा देखिए बेटा, ये आप ऐसे कर सकते हैं, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ जूल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, या तो आप इसको कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कर लें, या तो आप जो भी वर्क डन निकालेंगे और वो जूल्स में आएगा उसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर लें, और अपनी हीट को जो इंटरनल एनर्जी है उसको भी कैलोरीज में निकालें, तो ये भी सूटेबल रहेगा। और ज़्यादा सूटेबल भी ये रहेगा, मैंने जो है वो जूल्स में निकाल दिया तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप कैलोरीज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या करा मैंने, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने वॉल्यूम 2 लिखा जो उन्होंने बताया कि पहुँचा है, और इनिशियल बताया उन्होंने 2 dm³ मैंने वो लिखा, फिर मैंने प्रेशर जो कांस्टेंट था वो लिखा, फिर मैंने इंटरनल एनर्जी मालूम करनी थी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डेल्टा V मैंने यहीं कैलकुलेट कर लिया, 5 - 2 3 dm³ आ गया। बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम जो है हमारा चेंज हो रहा होता है, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की कंडीशन है, वर्क डन हम यहाँ से निकालेंगे। बेटा वर्क डन मैंने नीचे निकाल कर दिखाया है। वर्क डन जब निकल जाए तो वर्क डन निकालने के बाद हमने क्या करना होगा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए वर्क डन कैसे निकल रहा है, वही तरीका, डेल्टा V मैंने ऊपर निकाल लिया था, उसको रखा, प्रेशर की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई करा, आंसर जो निकल कर आया वो जूल्स में आया। देखिए ये आंसर जूल्स में आ रहा था, इस वजह से मैंने ऊपर वाली कैलोरीज को जूल में किया। अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर वाली कैलोरी में ही रहे, तो आप ये जो नीचे वाला मैंने जूल्स निकाला है ना, इसको इसके बाद कन्वर्ट कर लीजिए कैलोरीज में। करने का तरीका आसान सा है, अगर आपके पास जूल्स की वैल्यू दी गई है तो आपने क्या करना होगा, आपने इस वैल्यू को 4.184 से डिवाइड करना होगा। जूल्स की वैल्यू को जब 4.184 से डिवाइड करेंगे तो कैलोरीज में आंसर आएगा, और अगर आपको कैलोरी से जूल में आना होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.184 से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जब वर्क डन हमारे पास आ गया तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, Q = डेल्टा E + W। अच्छा अब हमें पता है कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दो कंडीशन में होता है। एक ये कि अगर गैस एक्सपेंड करे और वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव वर्क डन होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम और गैस जो है कंप्रेस्ड हो जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका पॉजिटिव वर्क डन। तो बेटा यहाँ पर आपको एक्सपेंड की कंडीशन और वर्क डन बाय द सिस्टम की कंडीशन नजर आ रही है, तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। देखिए मैंने प्लस वर्क डन को कन्वर्ट कर दिया माइनस वर्क डन में। जब मैं अपने इंटरनल एनर्जी के लिए अरेंज करूँगा तो -W उधर जाके +W हो जाएगा। अपनी वैल्यूज़ को पुट कराए और आंसर निकाला है जूल्स के अंदर। देखिए यहाँ पे थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग उस कन्फ्यूजन से बचना चाहें तो आप अपने कैलोरीज वाले आंसर को कैलोरीज में ही रहने दें और वर्क डन को कैलोरीज में कन्वर्ट करें, और यहाँ आप आसानी से फिर प्लस कर सकेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये जूल्स में आ गया, अगर यहाँ पर आ जाए तो आप इसको जूल्स के बाद कैलोरीज में कन्वर्ट कर लें। अगर आप ये करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप पीछे वाला जो मैंने दूसरा तरीका बताया वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सूटेबल तरीका होगा। सबसे आसान सा न्यूमेरिकल था और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 11 का जो दूसरा पार्ट है वो हेज़ेस लॉ से रिलेटेड है। बेटा इसका हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन तो थोड़ा रिपीट होते हैं, कुछ नहीं होता, तो इसमें ये क्वेश्चन तो लाजमी आता है।
बेटा इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। हेज़ल्स लॉ में जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है वो क्या है, 2C + 3H2 + O2 C2H6, यानी इथेन का आपको हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है। बाकी 3 आपको सिस्टमेटिक उसकी इक्वेशन दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 और H2O की, C2H6 + 7/2 O2 यील्ड्स 2CO2 + 3H2O की दी हुई है, ठीक है। और उसकी हीट्स लिखी है। बेटा सबसे पहला काम ये देखिए कि आपकी जो इक्वेशन आपको बनानी है उस इक्वेशन में कार्बन के साथ 2 लगाए हैं। तो मुझे जो कार्बन नज़र आ रहा है अपनी बाकी 3 इक्वेशन में, वो कार्बन पहले दूसरी इक्वेशन में नज़र आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में कार्बन सिर्फ सिंगल है, तो मुझे उसको बनाना है 2। तो मैं पहले तो दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा। दूसरा अगर मैं देखूँ तो मेरी पहली इक्वेशन जो मुझे चाहिए उसमें हाइड्रोजन 3 लिखे है, लेकिन मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन मौजूद है और वो भी 1 है, तो मुझे उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम कर लेते हैं कि हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो दोनों के आंसर्स आते हैं उनको ऐड करके एक नई इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने करा हुआ 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2C + 2O2 प्लस यील्ड्स टू 2CO2 बन गया, और जो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया था वो उसकी हीट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा H2 के साथ, तो 3H2, जब वो 3 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 बन गया, और जब मैंने उसको यील्ड लगाया तो 3H2O बन गया, और फिर वो हीट से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 2C + 3H2 हो गया। अच्छा देखिए ये जो 2 और O2 दोनों देखेंगे ना, 2O2 और 3/O2, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शंस है। तो मैंने ऊपर देखे फ्रैक्शन करके दिखाइए 2 + 3/2, तो ये किसका आंसर आएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 3 = 7 और 7/2 इज योर आंसर। तो आप जब ऐड करेंगे तो 7/2 O2 आपको मिलेगा और 2CO2 + 3H2O मिलेगा। बाकी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी हीट्स, और माइनस आपका साइन का आएगा, ठीक है। जब ये वैल्यूज लिख दी आपने तो अब आपने क्या करना है, आपकी फोर्थ इक्वेशन उठानी है, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में जो आपको रिएक्टेंट साइड पर नजर आ रहा है ना, वो आपकी एक्चुअल इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे है। तो आप फोर्थ इक्वेशन को उठाकर रिवर्स कर दें। जब आप रिवर्स करेंगे बेटा, तो रिवर्स करने से ये होता है कि अगर माइनस साइन लगी है हीट में तो रिवर्स करते हुए वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर प्लस साइन लगी है हीट में तो रिवर्स करते हुए वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब अगर आप रिवर्स करेंगे तो रिएक्टेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगी, और हीट पे से साइन बदल जाएगा। 2CO2 और H2O जो है वो आपका रिएक्टेंट साइड पे आ गया, और जो आपका C2H6 और 7/2 था वो आपका प्रोडक्ट साइड पे चला गया, और ये आपकी हीट भी पॉजिटिव हो गई। अब जो ये अपने फोर्थ इक्वेशन को रिवर्स किया, सिक्स्थ इक्वेशन बन गई, और ऊपर जो ऐड की थी वो इक्वेशन 5 बन गई। अब दोनों 5 और 6 इक्वेशन को आप ऐड कर दें बेटा। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि जो आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोडक्ट साइड पे आपको CO2 नजर आ रहा है, रिएक्टेंट साइड पे भी नजर आ रहा है, क्रॉस में कट गया। H2O3 आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट साइड पे ऊपर वाली इक्वेशन पे, और नीचे वाली पे भी रिएक्टेंट साइड पे नजर आ रहा है, कैंसिल हो गया। और अगर आप देखें प्रोडक्ट साइड पे आपको 7/2 O2 और रिएक्टेंट साइड पे भी 7/2 O2 नजर आ रहा है, तो उसको भी आपने कैंसिल कर दिया। तो बचा गया 2C + 3H2 यील्ड्स टू C2H6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 85.368 माइनस का किलो जूल्स पर मोल। अच्छा बेटा यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, वो ये कि क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना मेरे पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि जो C2H6 वाली इक्वेशन थी ना बेटा, C2H6 + 7/2 O2, यहाँ पर सिर्फ CO2 लिखा हुआ, प्रोडक्ट साइड पे 2 नहीं लगा हुआ। तो ये गलती हुई भी है, ये टाइपिंग एरर है, तो आप यहाँ को सही कर लीजिएगा, पेपर के अंदर 2CO2 लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जब ये आपका हो जाए तो आपका आंसर आ गया -85.368। जब ये आंसर आ जाए तो फिर आपने नेक्स्ट उसकी तरफ जाना। तो ये आपकी हीट निकल गई क्योंकि आपने पुरानी अपनी जो पहली इक्वेशन थी उस जैसी इक्वेशन बना ली। तो बेटा ये चीज़ आप याद रखिएगा, सब क्वेश्चन इसी तरह ही होते हैं इसके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 84 ग्राम ऑफ N2 एंड 64 ग्राम ऑफ O2 गैसेस वर मिक्स्ड। इक्विलिब्रियम का चैप्टर 6 का न्यूमेरिकल है। 84 ग्राम N2 लिया गया है, 64 ग्राम O2 लिया गया है, जो कि मिक्स किया गया है 5 लीटर की फ्लास्क में, और हीट किया गया उसको 540 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक उस पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, जो प्रोडक्ट थी NO यानी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, वो 60 ग्राम इक्विलिब्रियम पे आपको प्रोडक्ट में मिलती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको Kc की वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। इसमें इक्वेशन नहीं दी हुई लेकिन गिवन आती है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है, तो आप लोग देख लें इक्वेशन को। N2 + O2 रिवर्सिबल टू 2NO।
ठीक है बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी जो उन्होंने बताया हुआ है वो इक्विलिब्रियम से पहले की कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं और उसको स्मॉल ए से लिखते हैं रिएक्टेंट पे, पहले रिएक्टेंट के लिए। ए किसके बराबर होगा, देखिए बेटा यहाँ पे ना कंसंट्रेशन लिखी जाती है, मास नहीं लिखा जाता, तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, मास को मोल्स में कन्वर्ट किया। 84 ग्राम आपका मास था, उसको मैंने 28, यानी आपके नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो 28 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 और उसके नीचे 2 लगा है, तो 42 से 28 डिवाइड कराया तो आपका आंसर निकल कर आ गया 3 मोल्स। तो ठीक है, ए आपका नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन के साथ किया, 64 जो है वो मास गिवन था और मैंने 32 से डिवाइड करा दिया, क्योंकि वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है। जब इनको डिवाइड कराया तो हमारा बी के मोल्स आए 2 मोल्स। बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता, सिर्फ रिएजेंट लिए जाते हैं, उस वक्त आपका जो प्रोडक्ट होती है वो फॉर्म नहीं हुई होती, तो तभी मैंने यहाँ नील लिखा है, यानी कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम लगता है, उस दौरान क्या होना शुरू होता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई होती है उसको हमने एक्स लेट किया, तभी हमने कहा है कि वो एक्स अमाउंट जो हमारा प्रोडक्ट में बना है वो हमारे ए में से और बी में से लेस हो रहा है। ठीक है, अब हमें बताया गया था कि इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, वो 60 ग्राम है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की, तो मैंने क्या करा, नाइट्रस ऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को क्या करा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला तो वो 30 आया, मैंने उसको 60 से डिवाइड कराया तो मुझे उसके मोल मिल गए। लेकिन बेटा यहाँ ये ख्याल रखिएगा कि एक्स के साथ ऊपर अगर आप इक्वेशन में देखें तो एनओ के साथ 2 लगा हुआ है, जो मैंने एक्स लेट किया ना उसके साथ भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में भी 2 लगा था। जब मेरे पास यहाँ 2 आया और यहाँ पे भी मेरे पास 2 मोल निकल कर आया, तो मैं डिवाइड में लेकर गया, तो 2 1 2 हो गया, एक्स की वैल्यू 1 मोल आ गई। ठीक है बेटा, जब आप बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, तो क्योंकि जब आप केसी एक्सप्रेशन बात करते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखनी होती है, तो इन मोल्स को आप कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करके। तो मैंने नीचे वाले स्टेप में a माइनस एक्स के नीचे भी लगा दिया, और जो आंसर निकला है उसके नीचे भी, और सबके साथ बिल्कुल सेम यही काम कर रहा है, v से डिवाइड कर दिया। अब बेटा केसी एक्सप्रेशन बना रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन को देखकर। केसी एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा क्या था, NO था, उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 2 लगे थे, तो पावर बन गई, बाकी N2O2 हमारे डिनोमिनेटर में आ गए। हमने क्या करा, NO की जगह पे 2x ओवर v पुट कर दिया, बाकी a माइनस एक्स ओवर v, b माइनस एक्स ओवर v, 2x का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, v पर भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आप a माइनस एक्स b माइनस एक्स v ब्रैकेट में कर दें और v को मल्टीप्लाई कर दें तो v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो हमें क्या मिला, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। बेटा अब आपके पास x की वैल्यू थी 1, आपने वो पुट कर दी, आपके पास a माइनस एक्स की वैल्यू थी 2, वो पुट कर दी, और b माइनस एक्स की वैल्यू थी 1, वो पुट कर दी, और उसको सॉल्व किया तो आंसर आपके पास आया केसी का 2। जैसे कि आपको यह नजर आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन ऊपर और नीचे बराबर ही आ रही है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर पावर है, नीचे भी स्क्वायर ही लगेगी, तो जो यूनिट बनेगा ऊपर एम स्क्वायर और नीचे जो बनेगा एम स्क्वायर, वो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर कोई यूनिट हासिल नहीं होगा, तो केसी जो है वो 2 होगा और बगैर यूनिट के। ठीक है बेटा, तो ये आपका आसान सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो है ये चैप्टर 7 का न्यूमेरिकल है, मोलैरिटी इसमें हमें मालूम करनी है, और साथ बताया गया है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.0 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 cm³ सॉल्यूशन, आल्सो फाइंड इट्स pH। हमें एक बेसिक pH निकालनी है, NaOH की pH भी निकालनी है, और हमें उसकी मोलैरिटी भी मालूम करनी है। अगर 500 cm³ हमने सॉल्यूशन बनाया और 4 ग्राम हमने NaOH का सैंपल लिया। बेटा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पहले मैंने डेटा बनाया, मास ऑफ NaOH लिखा है जिसे सॉल्यूट कंसिडर किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास मैंने NaOH का यहाँ पर निकाल कर नहीं दिखाया, आप निकालने की प्रैक्टिस में आपको पीछे करा चुका हूँ, तो आप खुद निकाल लीजिएगा। 40 ग्राम पर मोल है, और मोलैरिटी और pH मुझे मालूम करनी है। बेटा मोलैरिटी के लिए सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन cm³ या ml। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है और सिंपली मुझे आंसर मिल गया है। मैंने वैल्यू कैसे पुट करी बेटा, मास की जगह पे मैंने 40 रखा है, फिर उसको मॉलिक्यूलर मास की जगह पे, सॉरी मॉलिक्यूलर मास 40 रखा है, मास 4 रखा है, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई करा है 1000 से और वॉल्यूम से डिवाइड करा है। अच्छा बेटा यहाँ पे ना गलती ये हो गई है कि मैंने 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ नहीं है आंसर, हालांकि बिल्कुल जो है इसका हो सकता है गड़बड़ आ गई हो, इसी वजह से मे भी पॉसिबल, इसी वजह से यहाँ गड़बड़ आ गई होगी, तो ये मैं कर नहीं पाया हूँ सही इसको, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर बस सिर्फ इसमें गलती ये हो गई है कि 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम मैंने यहाँ लगाया ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम रखिएगा, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी 500,
तो जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे ना बेटा तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा मोलैरिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी का चेंज ध्यान में रखिएगा। मैं इसी को ही समझा देता हूँ आगे, क्योंकि मेथड तो वही है। जो गलती हो गई उसको आप सही करके इसका आंसर ठीक निकाल लीजिएगा, और आप लोगों को मैं टारगेट दे रहा हूँ जो जो ये सवाल देखें वो उसकी गलती को सही करके दोबारा से उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा, ठीक है। मैं मेथड समझा रहा हूँ आपको यहाँ। जब आपकी मोलैरिटी बेटा यहाँ निकल कर आ गई ना तो आपको पीएच निकालनी है। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि हम मोलैरिटी से ही पीएच निकाल सकते हैं। बेटा वो तब कर सकते हैं आप जब आपके पास एसिड की मोलैरिटी निकालनी हो। एसिड की मोलैरिटी निकालनी होती है ना बेटा, तो ये मोलैरिटी की वैल्यू से मैं डायरेक्ट पीएच निकाल लेता, लेकिन बेस की मोलैरिटी हमेशा OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बताती है और एसिड की मोलैरिटी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताती है। तो बेटा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो pH होती है, यानी उससे आप pH निकाल सकते हैं, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से बेटा आप POH निकाल सकते हैं। तो बेटा पहले हम मोलैरिटी की वैल्यू से POH निकाल लें यहाँ पे। तो POH निकालने के लिए मैंने क्या करा है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वही रखी है जो मोलैरिटी की आई है। जो आप सही करके निकालेंगे आप वो रख लीजिएगा। उसको आप करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद आप उसको लॉग, इसमें लॉग वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद माइनस बाहर छोड़ देंगे, लॉग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब लॉग अप्लाई होता है तो पावर बेस पे आ जाती है और पावर जो है ख़त्म हो जाती है। ये आपने लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो आपके वो बाहर माइनस आया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, देन आंसर आपका क्या आया 1 -1, और बाहर जो माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पीओएच वैल्यू आई 1। लेकिन हमें पीओएच नहीं निकालना था, पीएच निकालना था। तो हमें पीएच अब कैसे पता चलेगी, हमें पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के। दैट मीन अगर मैं प्लस का पीओएच उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का पीओएच, तो पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1, क्योंकि 1 मेरी पीओएच आई थी तो 13 मेरी पीएच आ गई। जाहिर कर रहा है कि पीएच वैल्यू 13 पे आई है, इसका मतलब 7 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अल्कली है, बेसिक है, और ऑब्वियसली NaOH विल बी द बेसिक सॉल्यूशन। तो तभी ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है, तभी इसकी पीएच भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है, वरना अगर एसिडिक होती तो वो 7 से नीचे आती है। ठीक है, ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 2NO2 यील्ड्स टू 2NO plus O2 is 1.8 exponent minus 5 dm³ per mole second. If the initial concentration of NO2 is 0.75 m, what is the initial rate? What is the rate constant when the initial concentration of NO2 is doubled? बेटा यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, NO2 की कंसंट्रेशन बताई गई है, आपको इनिशियल रेट मालूम करना है, और आपको ये बताना है कि अगर कंसंट्रेशन को NO2 की डबल कर दिया जाए तो इनिशियल रेट क्या होगा। तो आपको ये मालूम करना है। ठीक है बेटा, इसको मालूम करने के लिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करते हुए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने डेटा बनाया कि एक ही वैल्यू लिखी है, फिर मैंने कंसंट्रेशन पैकेट्स बनाकर कंसंट्रेशन लिखी है, फिर मैंने dx/dt या रेट लिखा है, dx/dt बोलते हैं या रेट बोलते हैं एक ही बात होती है, रिएक्शन को लिख लिया। फिर मैंने यहाँ 2 कंडीशन बताई है। एक कंडीशन तो ये कि हमें डायरेक्टली जो कंसंट्रेशन है उस पर रेट निकालना है, और दूसरा अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट क्या आएगा, और फिर हमें बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन था, क्या फ़र्क पड़ा। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन का मतलब होता है रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे क्या था, NO2 था। NO2 के ऊपर पावर 2 क्यों है, क्योंकि इक्वेशन में NO2 के साथ 2 लगा हुआ था। फिर हमने क्या करा, K की वैल्यू पुट करी, NO2 की वैल्यू पुट करी। ठीक है, और यूनिट्स को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट था वो लिख दिया। फिर हमने उसके ऊपर NO2 का जो कंसंट्रेशन का था वो भी हमने लिख दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगाकर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मीटर पावर थी, और फिर उसकी कैंसिलेशन करा के यूनिट मैंने नीचे लिखा है, और उसको सॉल्व करके भी रेट की वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब यही काम अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो क्या हो रहा है, NO2 की जो कंसंट्रेशन मैंने ऊपर लिखी थी उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 हो गई, डबल हो गई। अब मैंने वही सेम काम करा पहले वाले तरीके से ही, 0.75 को बजाय 1.5 पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। जो मैंने आंसर निकाला तो मुझे ये नज़र आया कि मेरा रेट जो है वो पहले वाले से डबल हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ तो मेरा रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैंने कंक्लूजन लिख दिया, आफ्टर डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेट ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, तो इस तरह की कंक्लूजन लिखना इस तरह के क्वेश्चन में ज़रूरी होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी चॉइस में
दूसरा जो है वो टेबल वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ वो किस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें मैंने टेबल का डेटा मेंशन कर दिया है, और क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन 15 का और में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे पेपर में ये दिया हुआ है कि आपको उसमें ऑर्डर मालूम करना है, रेट कांस्टेंट मालूम करना है, और साथ साथ रेट एक्सप्रेशन भी लिखनी है। बेटा यहाँ पर मैंने सब डेटा बना दिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, ऑर्डर मालूम करूँगा। ऑर्डर मालूम करते हुए मुझे खुद ब खुद रेट एक्सप्रेशन भी मिल ही जाएगी। ठीक है बेटा, किस तरह करूँगा मैं बेटा, ये देख लीजिए। पहले क्या करना होता है, जब हम ऑर्डर निकालते तो पहले स्टेप में हमें पहले रिएक्टेंट की मदद से ऑर्डर मालूम करना होता है। तो जब मैं उसका ऑर्डर मालूम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसी दो वैल्यूज़ उठाऊँगा जो डिफरेंट है। देखिए ए के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा 0.25 दो बार आ रहा है, तो मैं एक बार 0.25 लूँगा और एक बार 0.5 लूँगा, और ये देखते हुए लूँगा कि ताकि जब मैं रेट डिवाइड कराऊँ तो मुझे फिक्स वैल्यू मिले, और अगर मैं ए की इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कराऊँ तो भी मुझे सेम वैल्यू मिले। देखें जैसे कि सिंपल मैंने यहाँ पर करा है, स्टेप 1 में मैंने 0.5 लिया है तो 0.25 से डिवाइड करा है। बिल्कुल 0.5 के सामने 20 था रेट में, तो मैंने उसको 5 से डिवाइड करा है क्योंकि 0.25 के सामने 5 था। लेट्स सपोज अगर आप बोलते हैं कि अगर 0.5 को ऊपर वाले 0.25 से डिवाइड करा दें तो उस तरह 20 के नीचे 15 आएगा, और 20 को 15 से डिवाइड करेंगे ना तो फिर फ्रैक्शन आने लगेगी, और हम इस तरह से नहीं कर सकते। इसलिए पूरी मैंने आपको ये बात बोली है कि आपने इस तरह से इसका ख्याल रखना है। ठीक है बेटा, जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करा, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया, 4 आपका आंसर आ गया, और यहाँ पे डिवाइड करके 2 आया, और इसके पावर मैंने पावर n लगाई थी। आप क्या करें, 4 को 2 की पावर में ब्रेक कर लें, इस तरह क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बोथ साइड पर बेसिस सेम हो जाएंगी। जब बेसिस सेम होती है तो पावर कंपेयर कर लेते हैं, तो n किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। बेटा अगर हम देखें ए के हिसाब से तो जो ऑर्डर है ए का वो क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन लिख दी है, तो ये ए के ऊपर पावर 2 लगा के रेट एक्सप्रेशन मिल गई। ठीक है, स्टेप 2 में हम बी के लिए करेंगे। आप स्टेप 2 वाले हिस्से पे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो बी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बी में मैंने क्या सिलेक्ट करा है, मैंने 0.75 टॉप वाली वैल्यू सिलेक्ट करी है और लास्ट वाली 0.25 सिलेक्ट करी है, ताकि मैं 0.75 को 0.25 से डिवाइड कराऊंगा तो 15 को मुझे 5 से डिवाइड कराना पड़ेगा रेट में। तो देखिए यहाँ मैंने कर दिखाया। जब मैं इसको उससे डिवाइड कराऊंगा तो 0.75 0.25 से डिवाइड होगा 3 आंसर आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करूंगा 3 आंसर आएगा। 3 की पावर भी 1 बन रही है, 3 की पावर n बन रही है, बेस सेम है, पावर कंपेयर होंगी, n 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम b के रिस्पेक्ट से देखें तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से आ रहा है, तो मैंने इसकी भी रेट एक्सप्रेशन लिख दी। अब बेटा आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में ओवरऑल रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप में आपका एक आंसर आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको रेट एक्सप्रेशन लिखनी है। तो बेटा यहाँ देखें रेट एक्सप्रेशन बन गई कंबाइंड, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, आपने बोला ए के ऊपर पावर 2, क्यों आई पावर 2, क्योंकि वहाँ पीछे लिखा हुआ था जो अभी हमने मालूम कर लिया था, और बी पर पावर 1 आ रही थी क्योंकि उसका ऑर्डर 1 निकल रहा था, तो ये हमने लगाकर रेट निकाल लिया। ये रेट एक्सप्रेशन बन गई आपकी। ठीक है, तो ये एक जवाब हो गया आपका। अब दूसरा जवाब तो ऑर्डर निकालना ओवरऑल रिएक्शन को। तो ऑर्डर के लिए स्टेप आपका नेक्स्ट है, मैंने लिखा है सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो रिएक्टेंट की जो मैंने कंसंट्रेशन दी हुई है उनकी जो एक्सपोनेंट पावर्स होती है उनको सम करके ऑर्डर निकलता है। तो देखें ए पे 2 पावर लगी हुई है और बी पे 1 पावर है, तो 2 + 1 3, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो ऑर्डर भी निकल गया और आपकी एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट हो गई। लास्ट आपका रह गया रेट कांस्टेंट मालूम करना। रेट कांस्टेंट हमारी 3 ऑब्जर्वेशन की वजह से 3 निकलेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बेटा, रेट कांस्टेंट के लिए मैंने क्या करा है, रेट कांस्टेंट के लिए सिंपल मेथड लग रहा है हमारा। रेट कांस्टेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट के लिए हम रेट की वैल्यू जो है वो जो रेट एक्सप्रेशन हमने बनाई थी उससे के को अरेंज कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। जो पहली ऑब्जर्वेशन थी उसमें ए की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी, और के जो रेट की वैल्यू थी वो क्या थी, वो पुट करा और हमें आपका आंसर मिल गया की पहली ऑब्जर्वेशन के लिए। यही सेम प्रोसीजर आप यूटिलाइज करेंगे सेकेंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड के लिए। सिंपल रेट एक्सप्रेशन यूटिलाइज करी, आपने के की वैल्यू निकालनी थी तो रीअरेंज कर लिया इन दोनों को। ठीक है, और अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रही है, ज़रा देख लीजिएगा ये सॉल्यूशन के अंदर। तो ये कि जो मैंने के की वैल्यू रीअरेंज करी है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये कि जब आप के को रीअरेंज करेंगे ना बेटा, तो रेट जो होगा वो रेट यहीं रहेगा, और आपका जो ए स्क्वायर और बी का कंसंट्रेशन ब्रैकेट है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह के बराबर हो जाएगा रेट अपॉन ए स्क्वायर और बी के। बेटा ये वैल्यू थोड़ी उल्टी हो गई है, इसको उल्टा कर आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ज़रा इसको सही कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है,
आप सही कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, रेट ऊपर आएगा और ये जो ए की पावर 2 और बी है वो नीचे आएगा, वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। वजह ये मैंने आपको अभी बता दी है कि क्या वजह है। और के आपके हर 2-3 ऑब्जर्वेशन दिए हुए ना, तो हर ऑब्जर्वेशन के लिए अलग निकलेगा, 3 ऑब्जर्वेशन का निकलेगा। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मुझसे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैंने अभी देख लिया तो मैंने आपको बता दिया कि ये छोटी सी सिली मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। और इस तरह की मिस्टेक्स आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, पेपर में तामुल से कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पेज पे आपको नजर आ रहा है, हेज़ेस लॉ का। देखिए मेरे पेपर के न्यूमेरिकल्स तो सारे कंप्लीट हो गए। अब कुछ बच्चों ने मुझसे क्यूरी कही थी, तो ईयर 2015 में आया हुआ है ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल हेज़ेस लॉ का ही है। तो ये भी मुझसे किसी ने पूछा, तो ये भी मैंने ऐड कर लिया है अपने में। तो ये मेरे पास आपको स्क्रीन पे इक्वेशन नज़र आ रही होंगी, ये देख लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को आपको देखते हुए नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो हमारी इक्वेशन हमें चाहिए, उस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और कार्बन हमें 1 ही चाहिए। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है जिसमें कार्बन मौजूद है उसमें भी कार्बन 1 है, तो उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन इक्वेशन 2 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इक्वेशन 3 में हाइड्रोजन जो है वो 1 लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर हमें 2 चाहिए। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ करके दिखाया है 2H2 प्लस O2। अब देखिए यहाँ 2H2 प्लस O2 क्यों हुआ है, क्योंकि 1/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, और H2O 1 था तो 2 अंदर 2 हो गया, तो 2H2 हो गया और उसकी हीट से भी 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आपने क्या करा, वो आपकी जो इक्वेशन थी वो आपने एज इट इज लिखी और उसको ऐड कर दिया इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, ऐड करेंगे तो C प्लस 2H2 प्लस, अब देखें यहाँ मैंने ऊपर कर दिखाया है आप लोगों को कि कैसे होगा। ऊपर मैंने करके दिखाया है कि अगर आप 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 अंदर 2, 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1 का मतलब वो 3, तो 3/2 आपका आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर वो डायरेक्टली लिख दिया। आगे आपके पास 2H2O प्लस CO बचेगा। ठीक है, और हीट्स क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू प्लस हो गई और माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद आपको नज़र आएगा कि इक्वेशन नंबर 4 में आपको जो प्रोडक्ट, आपको अपनी इक्वेशन में जो प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ रिएक्टेंट में लिखी हुई है। तो आप इक्वेशन नंबर 4 को रिवर्स कर दें। इक्वेशन नंबर 4 को रिवर्स करेंगे तो हीट की भी साइन बदल जाएगी। वही हुआ, जो आपका प्रोडक्ट पे CO प्लस 2H2 था वो रिएक्टेंट साइड पे आ गया और CH3OH प्लस O2 आपका प्रोडक्ट साइड पे चला गया। इसको इक्वेशन 6 बोल दें। ऊपर जो इक्वेशन बनी थी उसको 5 बोल दें। 5 और 6 इक्वेशन को ऐड करा दें। जब आप ऐड कराएंगे तो CO से CO कैंसिल होगा, H2O से H2O कैंसिल होगा। और अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि 3/2 और O2 ऐसे कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि इनको हम माइनस करके देखेंगे कि अगर यहाँ से हम 3/2 में से O2 को माइनस करते हैं, यानी 1 O2 माइनस करते हैं, यानी 3/2 में से 1 माइनस करते हैं, तो कैसे होगा, ऊपर मैंने किया है 3/2 माइनस 1, तो एलसीएम लेंगे 2 अंदर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2/2 और 3 माइनस 2 का आंसर आएगा 1, तो 1/2 आपका आंसर होगा। तभी मैंने O2 को 1/2 करके लिखा हुआ है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो मैंने कैंसिल करके लिखा है वो हाफ O2 करके लिखा था, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू बन रही है वो हाफ बन रही है। तो यानी माइनस अगर हम कर दें तो बेटा यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि हाफ वैल्यू हमारी माइनस हो रही है, और हाफ वैल्यू माइनस होने की वजह से यानी O2 को अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो हाफ वैल्यू माइनस हो गई। हाफ वैल्यू माइनस हो गई तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, और हाफ अगर 1.5 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो O2 बची है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ ये बात अगर मुश्किल लग रही हो आपको। देखिए बेटा, सिंपल क्या है कि अगर हम 3/2 ले रहे हैं और यहाँ पे O2 रख रहे हैं, अगर मैं 3/2 में से O2 निकालता हूँ, 1 O2 निकालता हूँ, तो मुझे क्या बचता है, हाफ बचता है बेटा। हाफ बचने का मतलब क्या है, 1/2 जब 1 में निकाल रहा हूँ तो मेरे को हाफ बचने का मतलब ये बेटा कि हाफ इधर से कट जाएगा। 3/2 में से अगर मैं हाफ काट दूँ तो 3/2 का मतलब होता है 1.5। 1.5 में से मैं हाफ काट दूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए मैंने साइड पे 1 O2 लिख दिया है। ठीक है बेटा, और बाकी हीट के साथ वही काम करा, माइनस प्लस माइनस कर दिया, साइन बड़ी वैल्यू की आती है इसलिए माइनस की आ गई। तो ये इक्वेशन जो बनी है वो हमारी एज इट इज इक्वेशन बन गई जो हमें बनानी थी। ठीक है, और हमारी रिक्वायर्ड हीट भी है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ करेंगे आपको। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ईयर 2018 का क्वेश्चन है, ये मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ।
Should AgCl precipitated form a solution prepared by mixing 400 ml of 0.1 m NaCl and 600 ml of 0.03 m AgNO3? KSP वैल्यू आपको गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 10 होल स्क्वायर पर dm6। बेटा सवाल भी लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं। बेटा इसके अंदर पहले तो डेटा बनाइए। डेटा में आप क्या लिखेंगे, NaCl का वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम AgNO3 का लिखेंगे, कंसंट्रेशन लिखेंगे NaCl की, फिर AgNO3 की कंसंट्रेशन लिखेंगे, KSP दी हुई है वो लिखेंगे। इक्वेशन आप AgCl की ब्रेक करेंगे, सॉल्ट इक्वेशन लिखेंगे, यानी डिकम्पोजिशन इक्वेशन, सॉल्युबिलिटी इक्वेशन। तो AgCl जो सॉल्ट है वो डिकम्पोज होता है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये आपने लिख दिया। अब आप क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे आपने समझना है कि जो Cl है वो आपको कौन से कंपाउंड से मिल रहा है, वो NaCl से मिल रहा है, और AgCl के अंदर जो Cl मौजूद है वो आप कहाँ से हासिल कर रहे हैं, NaCl में से हासिल हो रहा है आपको, और जो AgCl में Ag है वो आपको कहाँ से हासिल हो रहा है, AgNO3 से। तो मैंने एक लाइन में लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम AgNO3 से कंसंट्रेशन मालूम करेंगे तो वो हमें Ag की मिलेगी, और NaCl की से जो कंसंट्रेशन मालूम करेंगे उससे हमें Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालने, वो कहाँ से निकलेगी, NaCl से। सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम आप इस्तेमाल करेंगे NaCl का, डिवाइड करेंगे पूरे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ NaCl से। वॉल्यूम ऑफ NaCl मतलब 400 ml, और वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन का मतलब NaCl और AgNO3 का कंबाइंड वॉल्यूम है, यानी 400 प्लस 600 सम कर दिया तो आंसर आ गया 1000। 1000 को आपने 400 1000 से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से। 0.1 क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन थी, आंसर आया 0.04 है। ये आपकी Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है। फिर आप Ag पॉजिटिव भी इसी तरह निकालेंगे, बस वॉल्यूम AgNO3 का आ जाएगा, टोटल वही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने किस तरह किया। वॉल्यूम ऑफ AgNO3 जो था वो आप खुद भी बता सकते हैं क्या आना चाहिए, 600 आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 400 आना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मुझे उससे AgNO3 की कंसंट्रेशन यानी 0.03 से। आप लोग खुद से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो निकालिए। चलिए बेटा, आप लोगों ने कर लिया होगा तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया वो देख लीजिए, वही काम किया है। 600 डिवाइड बाय 400 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 0.03, आंसर निकल कर आया 0.018, यानी ये मेरा Ag पॉजिटिव आयन भी आ गया और Cl नेगेटिव भी आ गया। अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट निकालूं, मतलब Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मैंने आपको निकाल कर दिखाया है 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर मोलर स्क्वायर। अब ये जो मेरी आयनिक कंसंट्रेशन आई है ना बेटा, इसको अब सवाल मुझसे पूछा गया था, शुड AgCl प्रेसिपिटेटेड आउट, यानी अगर आप कहते हैं कि AgCl प्रेसिपिटेट आउट होगा अगर ये दो सॉल्यूशन आप उसमें इतने इतने कंसंट्रेशन के इतने इतने ml डाल दें, तो ये कैसे आप बताएंगे, ये आप ऐसे बताएंगे कि अगर आपने निकाली ये जो आयनिक प्रोडक्ट वो गिवन KSP से अगर छोटी आ जाती है, KSP लेसर होती है और आपकी आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाती है, तो AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और अगर KSP जो है वो बड़ी होती है और आपकी आयनिक प्रोडक्ट कम आती है, तो AgCl प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 4 आया और KSP हमारा था 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 10, यानी KSP के एक्सपोनेंट पे माइनस 10 लगा हुआ है और इस पे माइनस 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि KSP बहुत छोटा है और हमारी आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ज़्यादा बड़ी आयनिक प्रोडक्ट होने की वजह से AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अगर हमारी आयनिक प्रोडक्ट छोटी आती, KSP बड़ा होता, तो फिर ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता। तो हमने इसको एज अ स्टेटमेंट बनाकर लिख दिया है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज के लेक्चर से इंशाल्लाह तमाम न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए दुआएं, और आई होप सो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और जो है बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आप लोगों को। और अगर कोई स्टूडेंट्स जो लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अभी भी उनका क्लियर नहीं है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर सवाल पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं चैनल पे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक, जिन लोगों को नीड है, उन तक ये वीडियोस पहुंच जाए। ठीक है बेटा, आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़, और बहुत ज़्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइस। अल्लाह हाफिज़।